क्या लग रहा है ममता बनर्जी का फ्यूचर क्या है बंगाल की राजनीति में? बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी का फ्यूचर नहीं है। क्या आपने कभी ये सोचा था कि ममता बनर्जी का ये हश्र हो जाएगा और इतनी जल्दी? नहीं, कुछ ना कुछ तो होने वाला ही था, लेकिन ऐसा होगा और इतना जल्दी ये हम सोच नहीं पाए थे। 1998 में जब ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस बनाई, उसके बाद से एक भी किसी पॉजिटिविटी की तरफ बंगाल को लेके नहीं गया और बिना मीडिया तृणमूल कांग्रेस या ममता बनर्जी जीरो है। ममता बनर्जी को हमने या मैं प्रसन्नजीत बख्शी ने साथ में और 2-4 लोग ममता बनर्जी का हर एक गलत काम को ग्लोरीफाई किया था। सिंगूर में रात को टाटा की तरफ से दीवारें बनाया जाता था, मतलब जो एरिया का, सुबह उठ के कुछ क्रिमिनल्स आके लात मार के वो दीवार तोड़ देता था। आंदोलन बोल के ही था और कुछ था नहीं, हम उसको ग्लोरीफाई करते थे। ये सच है जो शुभेंदु अधिकारी कहते हैं ना, ये अगर शुभेंदु अधिकारी नहीं होता तो नंदीग्राम में ममता बनर्जी जीरो थी, जीरो। वो कोई स्ट्रीट फाइटर नहीं थी, वो हिंदुस्तान की पहली पॉलिटिकल लीडर है जो एक चीफ मिनिस्टर का रेसिडेंस तक हमला करने के लिए चली गई थी। और आज वो क्या कहती थी कि किसी का घर में इस तरह से आक्रमण करना नहीं चाहिए। हाँ, नहीं चाहिए, लेकिन शुरुआत आपने की थी। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। देश के बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक हों या राजनीति के बहुत पारखी, इनके पास एक सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा कि जो ममता बनर्जी 2 महीने पहले तक बंगाल की मल्लिका हुआ करती थी, शी यूज्ड टू बी द मोस्ट पावरफुल वुमन लीडर इन इंडिया। लोग तो ये कहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी से कोई टक्कर ले सकती है तो वो ममता बनर्जी ही है। और 2.5 और 3 महीने के अंदर ममता बनर्जी आज ऐसे मुकाम पे खड़ी है जहां आप उनके नेतृत्व तो छोड़िए, उनकी पार्टी के बारे में सोच के आप सिर्फ सिंपथाइज कर सकते हैं, नथिंग मोर देन दैट। तो इसको कहते हैं ना, अर्श से फर्श तक आ जाना। ये कैसे हुआ? ममता बनर्जी की क्या गलतियां हो गई, या ममता बनर्जी का ये फेट है, या ममता बनर्जी का कुछ अपनी गलतियां हैं जिसकी वजह से आज टीएमसी 2 फाड़ में बट भी गई और ममता बनर्जी के हाथ से पार्टी, नाम, सिंबल, ऑफिस, अकाउंट सब चला गया। इसको जानने और समझने के लिए हमारे साथ पश्चिम बंगाल के जाने माने पत्रकार प्रसन्नजीत बख्शी साहब हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ही नोज इनसाइड आउट, टीएमसी के बनने से लेकर अब तक की पूरी जर्नी को वो बहुत भली भांति समझते हैं। और इस चुनाव के दौरान कैपिटल टीवी के दर्शकों के सामने हम लोगों ने जब कोलकाता में इंटरव्यू किया था तो उस समय से ही हम लोग कह रहे थे कि ममता बनर्जी जीत नहीं पाएगी। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा था कि ममता बनर्जी का ये हश्र हो जाएगा और इतनी जल्दी? नहीं, कुछ ना कुछ तो होने वाला ही था, लेकिन ऐसा होगा और इतना जल्दी ये हम सोच नहीं पाए थे। पहली बात तो यह है कि अगर चुनाव के आंकड़े को देखें तो 45% और 41%, ज़्यादा फर्क नहीं है। और टोटल वोट काउंट भी अगर देखें तो 2 करोड़ से ऊपर ज़्यादा तृणमूल कांग्रेस के लिए लोग मतदान किए हैं। राइट। उसके बावजूद ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि ऐसा हर प्रदेश में या केंद्र में किसी भी जगह पे ऐसे कोई ना कोई पॉलिटिकल, अखिलेश यादव ऐसे हारते हैं, तेजस्वी यादव ऐसे हारते हैं, बिल्कुल। लेकिन ऐसा उसका नतीजा, ऐसा अंजाम कभी किसी ने देखा नहीं। एक कहानी सबको पता है कि जो पहली बैठक है ये हारने के बाद, उसमें एक स्टैंडिंग ओवेशन अभिषेक बनर्जी को खड़ा करके कि भाई बहुत बढ़िया नेतृत्व किया, आप ताली बजाओ। लेकिन ये एक इतना छोटा कारण है, इसके कारण आज पूरे जो सांसद है वो बिखर के बाहर निकल जाए, जो विधायक है वो निकल जाए, फिरहाद हाकिम जैसे नेता निकल जाए, मदन मित्र जैसे नेता निकल जाए, जो 80 के दशक से ममता बनर्जी का साथ दिया, उनकी हर एक जो
लड़ाई अगर हम कहें तो लड़ाई में साथ टैंट्रम को बर्दाश्त किया। टेंट्राम को बर्दाश्त किया, वो मदन मित्र वो निकल गए। शायद देश में लोग जानते नहीं है, लेकिन जो बंगाल की राजनीति काफ़ी करीब से देखते हैं उनके लिए मदन मित्र एक नाम है, क्योंकि वो ममता बनर्जी का साया हुआ करता था बिना किसी डाउट के। तो वो मदन मित्र निकल गया, तो एक स्टैंडिंग ओवेशन के कारण नहीं हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात है कि ये जो अभी बचा कुचा हम कालीघाट तृणमूल कहते हैं अभी आजकल, कालीघाट तृणमूल और रीतो तृणमूल, मतलब वो जो ऋतुव्रत बनर्जी का जो है, बनर्जी का जो है, ये जो कालीघाट तृणमूल की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि ये ईडी से बचने के लिए या बाकी किसी इनकम टैक्स किसी भी तरह की इस तरह की एजेंसी से बचने के लिए और बीजेपी की दबाव के कारण जा रहा है, ये एक हो सकता है, दो हो सकता है, 4-5 हो सकता है। ये 100 की संख्या में, 100 की संख्या में कैसे हो सकता है? ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। ये किसी भी राजनीति में क्यों, किसी भी जगह पे ये नहीं हो सकता है। बिल्कुल। तो कारण क्या है? कारण ये है कि पिछले 2021 की चुनाव के बाद, खास तौर से 2016 में जब से अभिषेक बैनर्जी को ममता बनर्जी ने मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लॉन्च किया, पुश किया कि भाई चलो भाई अब तुम ही सक्सेसर है, तब से ही ये जो टालमाटाल स्थिति है ये तब से शुरू है। क्षमता या पावर होने के कारण शायद बिखर नहीं गया, लेकिन जिस तरह से एक नादान लड़का को पार्टी की सक्सेसर के हिसाब से पुश किया गया ना, जो लड़का कभी कुछ नहीं किया मतलब कुछ नहीं किया, मैं खराब बात नहीं कहना चाहता हूँ कि मतलब अपने आप उनको कुछ नहीं आता है, अपना शर्ट पहनना भी नहीं आता है, मैं समझाने के लिए आप बता रहा हूँ। इस लड़के को आगे पीछे 150 सिक्योरिटी, फिर इसका एक कई सौ करोड़ रुपया की मकान, फिर इसका जो दबदबा पूरे बंगाल में, जो युवराज की तरह वो उसका रहन सहन, इधर जाना उधर जाना। तो देखिए सबका ना पॉलिटिकल एम्बिशन हुआ करते हैं, हम पत्रकारिता करते हैं, हमारा भी तो एक एम्बिशन है। बिल्कुल। जो भी एक छोटा काउंसिलर भी है, पार्षद भी है, उसका भी एम्बिशन है, उसका भी एम्बिशन है। तो इस तरह से शुभेंदु अधिकारी से लेके आज का चीफ मिनिस्टर मदन मित्र तक सब लोग अपने आंखों के सामने देखा कि हमारा जो पॉलिटिकल एम्बिशन है यहीं तक सीमित है, इसके आगे हम जा नहीं पाएंगे। और यहाँ पे हमको सोचना चाहिए कि ममता बनर्जी का साइकोलॉजी टुवर्ड्स अभिषेक बनर्जी क्यों है, ये धृतराष्ट्र जैसे उनका जो बर्ताव है ये क्यों है, ये हमें किसी को मालूम नहीं है, किसी को मालूम नहीं है। ये मिस्ट्री है अपने आप कि भाई आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति की वजह से सब कुछ चौपट हो रहा है। शी कुड हैव सेड कि नहीं भाई ये जो स्टैंडिंग ओवेशन की जगह उन्होंने अगर ये कह दिया होता कि अभिषेक ने ठीक से जो है वो मैनेज वो नहीं कर पाए, तो भी मुझे लगता है कि इतना डेंट नहीं होता। बिल्कुल, क्योंकि देखिए हम अगर शरद पवार एंड कंपनी का जो पॉलिटिकल पार्टी है उसमें देखा कि अजीत पवार निकल गए, अजीत पवार की तरह शरद पवार की स्नेह इसका कोई कमी नहीं, या बाकी हर एक पॉलिटिकल पार्टी में। लेकिन यहीं पे एक ऐसी है कि एक दिन के लिए आजकल तो फेसबुक लाइव करती है और इसके अलावा घर से निकलती मीडिया नहीं, उन्होंने सबको गोदी मीडिया बोल दिया है और गोदी मीडिया बोल के किसी से बात करने से वो इनकार कर दिया। तो उसमें भी उन्होंने बोला कि अभिषेक बनर्जी एक शेर की तरह लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या लड़ाई लड़ रहा है किसी को मालूम नहीं है। अभी अगर पूरे बंगाल की एक एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में सोच के देखें, उस दिन मैं और मेरा एक दोस्त पत्रकार दोनों में गिनती कर रहे थे कि कितना माने हुए नेता अब कालीघाट तृणमूल के साथ जुड़े हुए हैं। तो उसमें हम कुणाल घोष की छोड़ के किसी का नाम नहीं हमें मिल रहा है। डेरेक ओब्रायन अगर रास्ते फुटपाथ से पैदल जाए कोई पहचानेगा भी नहीं, पहचानेगा भी नहीं। तो कुणाल मोहित्रा कोई पहचानेगा नहीं। ये सब टेलीविजन के शेर हैं। अच्छा, फिर क्या कौन है वो जो एक वकील है सुप्रीम कोर्ट की जो राज्यसभा के लिए मेनका गुरुस्वामी,
कोई मतलब नहीं है। राजीव कुमार 4 तारीख 4 मई से गायब है, फॉर्मर डीजीपी ऑफ वेस्ट बंगाल जो राज्यसभा का एमपी है, वो गायब है 4 मई 2026 के बाद। इनके ऊपर तो तिहाड़ जाने का खतरा लटक रहा है। हाँ, तो एकदम पूरी तरह से गायब है। फिर सागरिका घोष होना और नहीं होना बात बराबर है। बात बराबर है। तो जो आदमी जिनके साथ या कोई इंसान जिनके साथ पीछे कम से कम 10-15 लड़का है या कोई है, उनका नाम है सिर्फ कुणाल घोष, जिनका काम है सुबह से उठकर कुछ ना कुछ बक देना टेलीविजन में, और कोई नहीं है। तो जिस ममता, तो कल्याण बनर्जी भी नाराज नहीं, कल्याण बनर्जी नाराज है या नाराज नहीं है, फिर भी कल्याण बनर्जी जब तक उनके पास तृणमूल कांग्रेस की कोर्ट का फाइल है ना, तब तक वो है तृणमूल कांग्रेस के साथ। अंदर क्योंकि उनका, आप अगर कल्याण बनर्जी को आप जानते हो, आप दिल्ली में पत्रकारिता करते हो, उनको जाके एक बार पूछिए कि जब तक तृणमूल का सरकार हुआ करता था तो वेस्ट बंगाल सरकार और तृणमूल कांग्रेस छोड़ के आपका तीसरा क्लाइंट कौन है? एक वकील के हिसाब से उनको पूछे आपका तीसरा क्लाइंट कौन है। अगर कोई क्लाइंट है तो उसका कौन सी मामला आप जीत पाए। आप करोड़पति है, लेकिन तीसरा क्लाइंट कौन है? तो कल्याण बनर्जी इस तरह की एडवोकेट है या बैरिस्टर, ये कोड क्या है मुझे पता नहीं। तो कुणाल घोष छोड़ के और कोई है नहीं। मेरे ख्याल से इसका एक बैकग्राउंड हमें समझना काफ़ी ज़रूरी है। ज़रूरी है मनीष जी कि अगर हम देखें 1984 से या 1998 में जब ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस बनाई, उसके बाद से एक भी, हम सिंगूर आंदोलन की बात करते हैं, हम नंदीग्राम आंदोलन की बात करते हैं, लेकिन एक भी आंदोलन किसी पॉजिटिविटी की तरफ बंगाल को लेके नहीं गया। हर आंदोलन का इम्पैक्ट नेगेटिव हुआ। और बिना मीडिया तृणमूल कांग्रेस या ममता बनर्जी जीरो है। हमने ममता बनर्जी को, हमने या मैं, प्रसन्नजीत बख्शी ने, साथ में और 2-4 लोग, जो ममता बनर्जी का हर एक गलत काम को ग्लोरीफाई किया था। ये बहुत बड़ा एडमिशन है आपका। यस, ग्लोरीफाई किया था, क्योंकि वाम मोर्चे को बंगाल से हटाने के लिए हमारे सामने और कोई था ही नहीं। और हम मानते थे, हम जो पत्रकार वो मानते थे कि किसी न किसी समय पे एक प्रदेश को दुर्गति से बचाने के लिए पत्रकार को वहाँ पे भूमिका लेना चाहिए। और हमने भूमिका उस बार भी लिया था, इस बार भी लिया है। राइट। तो उस बार हमारे सामने ममता बनर्जी छोड़ के और कोई था नहीं, तो हमने ग्लोरीफाई किया। क्योंकि सिंगूर में वो तो क्राइम, सिंगूर में रात को टाटा की तरफ से दीवारें बनाया जाता था, मतलब जो एरिया का, सुबह उठ के कुछ क्रिमिनल्स आके लात मार के वो दीवार तोड़ देता था। आंदोलन बोल के ही था और कुछ था नहीं, हम उसको ग्लोरीफाई करते थे कि बहुत बड़ा आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है। कितना किसान जो है किसान के लिए आ गए, जैसे अभी दिल्ली में होता दिल्ली में है, एग्जैक्टली। जैसे शाहीन बाग को लोगों ने ग्लोरीफाई किया, जैसे आजकल ये जंतर मंतर में कुछ हो रहा है। तो इस तरह से हमने ग्लोरीफाई किया, क्योंकि हमारे लिए बचने के लिए, बंगाल को बचाने के लिए और कोई तरीका हमने सूझा नहीं। तो वो नेता, और नंदीग्राम, ये सच है जो शुभेंदु अधिकारी कहते हैं ना, ये अगर शुभेंदु अधिकारी नहीं होता तो नंदीग्राम में ममता बनर्जी जीरो थी, जीरो। और सिंगूर में भी आपको याद रखना चाहिए कि सिंगूर भी वहाँ पे अल्ट्रा लेफ्ट की एक लॉबी, उस लॉबी ने शुरुआत किया। और हम लोगों ने जाके 2006 की जो चुनाव है, बंगाल का असेंबली चुनाव हारने के बाद, ममता बनर्जी घर में दरवाजे बंद करके अंदर चली गई थी। और हम जैसे 4-5 पत्रकार उनको उठा के सिंगूर में जाके स्थापित किया। और फिर उन्होंने वो सिंगूर आंदोलन, ये बैकग्राउंड पूरे देश को जानना चाहिए, समझना चाहिए। वो कोई स्ट्रीट फाइटर नहीं थी, वो हिंदुस्तान की पहली पॉलिटिकल लीडर है जो एक चीफ मिनिस्टर का रेसिडेंस तक हमला करने के लिए चली गई थी। बुद्धदेव भट्टाचार्य तब चीफ मिनिस्टर है। रात को 12 बजे ऑटो को सीएनजी करने के खिलाफ उन्होंने, वो जो कहती है ना कि किसी का घर, हम मेरे घर में क्यों पुलिस लगाया, ममता बनर्जी रात को 10-12 बजे वो पाम एवेन्यू में बुद्धदेव भट्टाचार्य का घर के तरफ मोर्चा निकल लिया था। क्या कहते हैं, अब ये सब दुनिया को पता होना चाहिए, साथ में हम जैसे पत्रकार। और आज वो क्या कहती थी कि किसी का घर में इस तरह से आक्रमण करना नहीं चाहिए। हाँ, नहीं चाहिए,
लेकिन शुरुआत आपने की थी। अब आप लोग गोदी मीडिया हो गए। अब हम लोग गोदी मीडिया हो गए। खैर, ये बताइए, ममता बनर्जी ये कह रही है कि वो फिर से पार्टी को इकट्ठा करेंगी, फिर से बड़ा करेंगी, वो अकेला फिर से लड़ेंगी और टीएमसी को जो है रिवाइव करेंगी। और साथ ही साथ इसके साथ एक और सवाल कि बहुत सारी चीज़ें दिल्ली के अंदर भी चल रही है कि टीएमसी को कांग्रेस में मर्ज कर देना चाहिए। इस तरह की ये दोनों ही बातें, क्या लग रहा है ममता बनर्जी का फ्यूचर क्या है बंगाल की राजनीति में? बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी का फ्यूचर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो जो 41% वोट है, मुझे पता नहीं वो आने वाले दिनों में किस तरफ जाए या ना जाए। वाम मोर्चा वहाँ पे ऐसा सोचने लगा कि सारे के सारे A+B होल स्क्वायर फार्मूला है, आप तृणमूल चले गए तो वो खाली जाएगा, वाम मोर्चा आ जाएगा। तो मुझे पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मैं बोल नहीं रहा हूँ, जो भी हो। लेकिन ममता बनर्जी का कोई फ्यूचर इसलिए नहीं है। एक सच बात आपको समझना चाहिए, आज से 20 साल बाद उनका जो एज है वो 20 साल कम हुआ करता था, और इस 20 साल में दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, बहुत आगे निकल गई है। और जब हम ये जो आपके साथ ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब अमूल ने वहाँ पे कारखाना की नींव रखने जा रहा है। उसके पहले एक बनियान कंपनी जो पूरे देश में मशहूर है, वो अपना कारखाने का नींव रखे हैं। एक स्टील कंपनी जिसका उद्घाटन चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी ने कर दिए हैं। तो लोग ना इस तरह की राजनीति के पीछे तंग आ चुके हैं पिछले 50 सालों में। अब जब ये सब कुछ होने लगेगा, और होम मिनिस्टर अमित शाह ने जिस तरह से वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर और वहाँ की जो इन्फिल्ट्रेशन इशू को जैसे माओवादियों की तरह इनके ऊपर भी नज़र लगाया और कस के पकड़ने की कोशिश में है, मुझे लगता नहीं है कि इसके बाद किसी भी राजनीति का इस तरह की बेफालतू बातों का कोई असर बंगाल के लोगों के ऊपर होने जा रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से बताया कि ममता बनर्जी क्यों आज जिस हालत में है, उसके कारण क्या है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।